जय हिंद। मैंने अभी तक क्लास 12 के फिजिक्स से सब महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। आज कुछ थोड़ा व्यधिकरण के बारे में या तरंग के बारे में या हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में ये डिस्कस करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश की प्रकृति, तरंग पर प्रकाश की प्रकृति। ये तरंग सीधी रेखाओं में संचलित नहीं होती ना। प्रकाश के गुण में जानते हो ना, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। और प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है ना। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इसे ही अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इसी को ही तो अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, है ना। तो कहने का और तरंग का तरंग 400 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम तक होता है ना। ये सब तो पूरी भी प्रकाश के गुण को समझा दिया था, है ना। अब हम देखते हैं हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस ने क्या कैसे सिद्धांत दिया था? हाइगेंस का प्रथम सिद्धांत क्या था? पहले प्रथम सिद्धांत को समझ लें। पहले हम डाल दें हाइगेंस का प्रथम सिद्धांत। तो वही चीज देखिए, अब वही चीज बता दिया हूं कि हाइगेंस ने क्या कहा था। हाइगेंस का प्रथम सिद्धांत जो चीज कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलती है। किसी भी प्रकाश स्रोत से, अब प्रकाश का जो भी स्रोत हो, जो भी, चाहे लाइट हो, बल्ब हो, या चाहे दिया हो, जहां से प्रकाश निकलती हो, है ना, वो सभी किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलती है ना। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है, तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक बार बच्चे ने पूछा, सर कैसे माध्यम की आवश्यकता? मैंने बताया कि बेटवा प्रकाश संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन तरंग संचरण के लिए, जैसे तरंग का मतलब होता है लहर ना, मैंने बताया था तरंग का मतलब होता है लहर। अब लहर पे उठने के लिए या तो बहुत बड़ा भूचाल है, भूकंप है, हवा तेज चले, है ना, तभी, या तो तुम कोई जैसे ढेला लो, इद्धा लो, और वो जाकर कोई ईंट वगैरह फेंको, तो देखो लहर दौड़ती है ना। तो इसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, और हाइगेंस साहब ने इसी माध्यम को ईथर शब्द दिया। ईथर शब्द को कहा ये भारहीन होती है, बहुत हल्की होती है, इसमें कोई भार नहीं होता, और ये कम घनत्व वाली होती है, और ये अधिक प्रत्यास्थ वाली होती है। प्रत्यास्थ का मतलब जब देखो, जब वो फेंकते हो ना, प्रत्यास्थ का मतलब ये होता है कोई चीज खींचो, खींचो फिर वहीं चली जाए। कई जैसे स्प्रिंग है ना, खींचो, खींचो, खींचो जितना खींच पाओ, जहां तक खींच पाओ, है ना, जितना तुम्हारी क्षमता है, फिर छोड़ो, फिर वैसे हो गई। तो इसे प्रत्यास्थ कहते हैं, है ना। तो अब यही कहे, देखो लहर जब दौड़ती है ना तो चली जाती है ना। तो ये अधिक प्रत्यास्थ वाली है, समझ गए ना, ये अधिक प्रत्यास्थ वाली है। अब फिर ये वाली देखो, जब प्रकाश तरंगे, ये बात ध्यान देना, मैंने एक भी समझाया था कि प्रकाश जब निकलती है ना तो किसी वस्तु पर परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद ही हमें दिखाई पड़ती है। पहले प्रकाश वस्तु पर जाकर दिखाई पड़ती है, तब हमारी आंख पर दिखाई पड़ती है ना। प्रकाश जलने से ये नहीं होता कि तुम्हारे आंख पे सीधा आ गई, प्रकाश सीधा आंख पे नहीं आती। प्रकाश तुम्हारे आंख में तो वैसे भी रोशनी है यार, है ना, तुम्हारे आंख में रोशनी ही रोशनी है। बस तुम जब प्रकाश निकलती है ना तो ये जाकर वस्तु पर पड़ती है, तब हमें दिखाई पड़ती है। अभी मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर हम लोग हैं, लाइट भी है, प्रकाश है ना। अब कोई एक अंधेरा साइड पे रख दो, कॉर्नर पे जाकर, और वहां प्रकाश ना जाए, वहां पर वस्तु रख दो, अब क्या हमें दिखाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वहां कहोगे अंधेरा, मैं नहीं जाऊंगी, यही कहोगे ना, मैं नहीं जाऊंगा वहां अंधेरा, नो, आई नो, वहां बहुत डर, है ना। नहीं जाओगे ना। तो कहने का मतलब इससे यही है कि किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है ना। इसको समझ गए? इसको समझ गए तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाइगेंस का द्वितीय सिद्धांत बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए अब हाइगेंस का द्वितीय सिद्धांत भी ये मतलब सब चीजें जो तरंग के बारे में बता दिया हूं ना बेसिक गुण में, वही चीजें हैं। अब यहाँ पर द्वितीय गुण में क्या कह रहा है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। मतलब जब किसी भी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत, अब माध्यम कोई भी हो, है ना, डेंसर हो, जब किसी भी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, तरंग स्रोत से किसी भी माध्यम में, है ना, चाहे समांग माध्यम हो, पारदर्शी हो, चाहे जैसा माध्यम हो, चाहे विरल हो या सघन हो, चाहे जो भी माध्यम हो, उस माध्यम में प्रकाश स्रोत, अब जहां से भी प्रकाश का स्रोत हो रहा है उस माध्यम में, जैसे समझ रहे हो ना, चाहे जहां से प्रकाश स्रोत हो, चाहे बल्ब से हो, चाहे दिया से, लालटेन से, या जो भी जैसे हो, है ना, निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, है ना, उसके चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं ना, है ना, माध्यम में ऐसा पृष्ठ करने लगते हैं, फिर माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। अब कैसे इसको समझने के लिए, अभी तो मान लो किताबी भाषा से जब हम परावर्तन, हाइगेंस का परावर्तन और अपवर्तन का नियम बताएंगे तो अलग की बात है, लेकिन तुम समझोगे कैसे। देखो कभी जब तरंग देखे हो, मान लो नदी में हम पत्थर फेंके, है ना, पत्थर फेंकेंगे तरंगे ऐसे निकलेंगी ना, है ना, ऐसे निकलेंगी ना, इधर भी ऐसे निकलेंगी ना, है ना, ऐसे ही तो निकलेंगी। तो अब ये जो कह रहा है कि स्थित सभी कणों के कंपन कला समान होते हैं। अब मतलब इनकी जो दूरी यहां से यहां तक है ना, ये समान रहती है कि नहीं, है ना, ये समान रहती है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। इन्हीं को क्या कहते हैं, तरंगाग्र। समझ गए ना इस बात को, है ना, इन्हीं को तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, जिस तरफ तरंग संचरण की दिशा होती है उसी ओर ही होती है ना। और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती है। फिर से, तरंगाग्र पर स्थित, अभी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम, जो भी माध्यम हो, प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, है ना, एक इस पे जाएगा, किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं, नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं, है ना, सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन्हीं दिशाओं में निकलने के गुण को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, है ना। बहुत बार पूछा गया है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए, आराम से लिख दोगे ना, है ना, कोई कठिन नहीं है ना, सब समझ के रट्टा मारने की जरूरत तो भाई नहीं है ना। एक बार फिर से इसी वीडियो को रिपीट करके, जैसे क्या होता है ना, तुम खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो, तो ये तरंग ना ऐसे चलाकर बस सुन लो, जो समझाया हूं आराम से तुम्हारा तैयार हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, है ना, परावर्तन की व्याख्या कह रहा है, भूलना मत। प्रकाश का पहला गुण परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया था ना। परावर्तन कहां होता है, जहां पर कोई पालिशदार सतह होती है, ये मान लीजिए कोई पालिशदार सतह है ना, कोई पालिशदार सतह है ना, कोई पालिशदार सतह होती है ना। अब इस पर अब इस पर कोई कोई तरंग, कुछ किरण आई,
आने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, है ना। तथा एक दूसरी किरण आई, दर्पण पर पड़ी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अब मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं कि इस पर यहां से इसका कोई तरंगाग्र है ना, जिसको यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय लग रहा है। कितना टी समय लग रहा है ना, टी समय लग रहा है। अब मान लेते हैं इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय लग रहा है, और चाल इसकी भी है, चाल इसकी भी है ना। तथा 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 तो इसका तरंगाग्र, इसका जो यहां पर पड़ा है, अब ये तरंगाग्र मतलब कुछ किरण तो जाएगी ना, जो किरण जाती है वही तरंग, मतलब कुछ किरण तो दूसरी दिशा में जाएगी जो विलंब हुआ था, है ना। तो ये कुछ किरण जो जाकर कहीं जा रही है, और इसका भी इस तरंगाग्र का चाल, इसका भी टी है और भी चाल से, समझ गए ना, चलेगी, है ना। बस यही हम कह देते हैं, माना ये तरंग, ये हम कोई दर्पण जेड जेड डैश है, जेड जेड डैश है ना, इसको हम सब कर दें। अब यहां से किरण आ रही है जो, तो ये यहां पर आपतन कोण बनेगी आई, और ये आर, है ना। अब इस पे ये किरण आई है तो इस पर बनेगी आई, और इस पर बनेगी आर, तो ये आई डैश आर डैश कर दें, है ना। आई डैश आर डैश चूंकि दो हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। अब मान लो ये तरंगाग्र हमारा, इसको हम ए बी कर दें, और यहां ए डैश बी डैश कर दें, है ना। अब देखो, चूंकि हमारी दोनों किरण समान होती है ना, मतलब दोनों कोण समान होते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो हम यहां पर आई आई डैश कर दें, है ना, आई आई डैश कर दें, और यहां पर आर आर डैश कर दें, कोई दिक्कत है ना। तो ये थोड़ा और हो जाएगा एक क्रम से लिखने में, है ना। तो हम यही एक कम, मतलब देखो, तुमसे कोई पूछ ले कि क्यों तुम आई आई डैश किए, तो आई आर ही कर देना, बता देना। लेकिन कहा जाता है जिस कोण से आई है उसी कोण से जाएगी, है ना। तो जितनी कोण बनाई है, चूंकि सब समान है, तो हम सही क्रम में दिखाने के लिए तो हम इसको आई आई डैश कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना इस बात को, है ना। तो यहां लिख लेते हैं माना, माना, अब वही माना, देखो यही लिख दिया हो ना, माना जेड जेड डैश क्या है, परावर्तक पृष्ठ। अब ये जेड जेड डैश परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर ए बी एक तिरछा तरंगाग्र है ना, ए बी डैश और ए डैश बी डैश एक तिरछा तरंगाग्र है। ये थोड़ा सीधा दिख रहा है का, थोड़ा सीधा दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है, थोड़ा उधर नहीं, तिरछा दिख रहा है ना, हाँ तिरछा दिखना चाहिए, नहीं सीधा ना करो, तिरछा करो, ए ये मान लो ये है ना एक तिरछा तरंगाग्र, है ना, एक तिरछा तरंगाग्र, जिसमें अब देखना, अब यहां से इस तरंगाग्र को मैंने बताया ना, यहां से यहां तक पहुंचने में हो सकता है टी समय लगे, है ना। इसकी चाल मान लो भी है। अब एक बात ये बताओ, इसको भी तो यहां से यहां पहुंचने में टी समय लगेगी, है ना, और भी चाल लगेगी, है ना। दोनों को, चाल को भी से ही व्यक्त करते हैं। तो एक बात जानो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, या दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब यहां से यहां की दूरी, यानी ए डैश की दूरी, या ए यहां से बी और ए डैश की दूरी क्या होगी, इसकी दूरी, है ना। तो चूंकि हम लिख दें
चाल इक्वल दूरी बटे समय, है ना। तो दूरी इक्वल क्या होगी, चाल गुणे समय। अब यहां पर चाल हमारा v है, समय हमारा t है ना। अब दूरी कहां से, b से a डैश तक लाने में किया जा रहा है ना। तो ये दूरी हमारा a डैश b है ना। अब दूसरा, अब इसके लिए b डैश का a तक, है ना, तथा 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 b डैश a तक, यानी a b डैश बराबर, ये भी तो होगी ना v चाल गुणे समय, है ना। या इसको vt कर देंगे, इसको भी vt कर देंगे, है ना, हो जाएगी ना, है ना। अब या तो तुम्हें या ये भी कर सकते हो, a डैश b इक्वल a b डैश इक्वल vt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कर सकते हो कि नहीं, आराम से ना, है ना। अब यहां पर देखो, अब देखो यहां पर ए भैया देखो यही चीज कि माना ये ए बी, देखो ए बी ए डैश, ये एंगल जो बन रही है हमारी, इनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है ना, इनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, तथा और ये ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, इसमें भी 90 अंश का कोण बन रहा है ना। तो यही चीज लिख दिया हूं कि देखो, माना त्रिभुज ए बी सी ए बी ए डैश हुआ ए डैश बी डैश ए में, ए डैश में। अब देखो मतलब ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ये है ना, और एक त्रिभुज ये है ना, इन दोनों त्रिभुज में अब देखो ये कोण ए बी ए डैश, देखो ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए, है ना, दोनों ये 90 अंश है ना। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन देखो ए ए, है ना, और ए डैश ए डैश, है ना, यानी दोनों में देखो ए डैश कॉमन है ना, यानी कहने का मतलब है दोनों में ए डैश कॉमन है, तो ये त्रिभुज भाई उसी पर दोनों में बनी है, दोनों कॉमन है तो उभयनिष्ठ दोनों सर्वांगसम होंगे, क्योंकि जब दोनों कॉमन है तो वही त्रिभुजों पे सर्वांगसम होंगे, तो इसलिए इनका कोण इनके कोण के समान होगा, है ना, इसलिए इनका कोण इनके कोण के समान होगा। भाई जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, दोनों बराबर हो गई है, तो इनके कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो ये तो त्रिभुज का नियम है ना, जब त्रिभुज में दो चीजें समान हो जाती है तो तीसरा अपने आप समान हो जाती है ना। ये तो त्रिभुज का नियम कक्षा 10 में ही पढ़े हो, है ना। तो अब इसमें हमारा जो कोण, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गई है, ये दोनों उभयनिष्ठ मिल गई हैं, तो इन पर जो ये कोण मिल रहा है ये भी तो बराबर होंगे, है ना। बस यही तो लिख दिए, अतः 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 त्रिभुज अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसलिए एंगल बी ए डैश इक्वल एंगल बी डैश ए डैश होगा, अर्थात 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 आई इक्वल आर, है ना। यही हमें सिद्ध करना था, है ना, यही हमें सिद्ध करना था, बस यही हम दिखा दें। अरे एंगल आई या आर दिखा दो, एंगल आई इक्वल एंगल आर, एंगल आई इक्वल आर, समझ गए ना। और एंगल, और ये आई और आर, एंगल आई और आर क्या होता है, एंगल आई आपतन कोण, आर क्या होता है ना, समझ गए ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।